तो अपन कर रहे हैं अभी पॉलीमर्स, ठीक है। अच्छा, पॉलीमर्स को यहाँ पर अपन दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बोर्ड्स भी ऑब्वियसली और एंट्रेंस, मतलब अपने को नीट में क्या क्या लगने वाला है, मेनली नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सीईटी नीट जो भी है, बट मेजरली बोर्ड्स में किस तरीके से प्रेजेंट करने आंसर्स और इसमें से एमसीक्यू क्या क्या बनेंगे, वो दोनों दोनों तरीके से अपने को इसको स्टडी करो, ठीक है। नाउ वैसे ऑफिशियली एनसीईआरटी के सिलेबस में से निकाल दिया गया, बाय द वे आपको ये बता दूं मैं क्लियरली, एनसीईआरटी के ऑफिशियल सिलेबस में से पॉलीमर चैप्टर निकाल दिया गया है, पर बिकॉज उसके रेफरेंसेस कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं और यूज हो जाते हैं, कि जैसे एडिपिक एसिड हम कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ते हैं तो वो नाइलॉन 6 बनाने में हेल्प हो रहा है, तो बोर्ड्स में तो चलो वो याद करना ही है, पर हो सकता है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पार्ट में एक्स्ट्रा कुछ चीजें बना के पॉलीमर का एक आधा कुछ पूछ लो, ठीक है, तो वो हिसाब से देखना है, बट मेजर फोकस बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ठीक है ना। चलो, तो पॉलीमर बेसिकली है क्या, पहले ये समझते हैं। पॉलीमर बेसिकली मतलब है एक मैक्रो मॉलिक्यूल या एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। पॉली मींस मेनी, मर मींस यूनिट, मियर और मर बेसिकली मींस यूनिट। सो पॉलीमर का कॉम्पोजिशन होता है मोनोमर से। पॉलीमर जिन चीजों से बनाया गया उन यूनिट्स को बोलते हैं मोनोमर, जो रिपीटेबल यूनिट्स हैं उनको बोलते हैं मोनोमर। अगर सारे मोनोमर एक जैसे, जैसे यहां पे मैंने सब ब्लैक कलर के बनाए हुए, सब एक जैसे हैं, उनके बीच में बॉन्ड्स मैंने बनाए हुए हैं येलो कलर के जो बॉन्ड्स हैं, जैसे लिंकेज हमने अभी बायोमोलिक्यूल्स में देखा कि पेप्टाइड लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ना, वैसे तो लिंकेज बनाए हुए हैं सबके बीच में, और सारे मोनोमर अगर एक जैसे हैं तो उसको होमोपॉलीमर बोलेंगे। लेकिन अगर मोनोमर कोई, जैसे ये ब्लैक और रेड अलग अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, अलग अलग टाइप के मोनोमर है, तो क्या बोलेंगे, हेट्रोपॉलीमर, सिंपल है ना। हेट्रोपॉलीमर को कुछ लोग कोपॉलीमर ये वर्ड भी यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज करते हैं, कोपॉलीमर, ठीक है, कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर, दैट्स ओके, ठीक है। सो पॉलीमर का फंडा समझ में आया कि अच्छा ये मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, और इनमें मोनोमर अगर एक जैसे हुए तो होमो, अलग अलग टाइप के हुए तो हेट्रो या को, ये भी क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड एग्जाम में आपको आएगा द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ये बहुत ही पॉपुलर सिंपल सा क्वेश्चन आता है 2 या 3 मार्क का, डिफाइन एंड क्लासिफाई पॉलीमर्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन एज इट इज जो टेक्स्ट बुक में दिया, मैंने यहां पर उसका इमेज लगाया हुआ है, अपन एक एक करके गो थ्रू करते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे करना। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सोर्स या ओरिजिन, यू कैन से बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन। एक सेकंड, सोर्स ये रहा, ओके, देन यू हैव बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है, देन यू हैव बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स या नंबर ऑफ पॉलीमर्स, एक से एक या एक से ज्यादा, और बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी। Now you don't have to write all of them in the board exam. If it's a 2 mark question, it is usually they are expecting 2 types of, या देख मतलब based on structure या based on intermolecular या based on mode of polymer, unless they specifically ask। 6 के 6 या 7 के 7 आपको लिखने नहीं है ऐसे, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं, पहले बेस्ड ऑन सोर्स या ओरिजिन, ठीक है। तो पॉलीमर का पहले जो ओरिजिन है वो कैसा कैसा हो सकता है, कौन से ऑप्शन है अपने पास, नेचुरल पॉलीमर जो नेचर में डायरेक्ट मिलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर जो आप लैब में बनाते हो, और सेमी सिंथेटिक यानी कि नेचर से आपने कच्चा माल रॉ मटेरियल लिया और उसको प्रोसेस करके पॉलीमर बना लिया, ठीक है। काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये वाला चैप्टर, ये और इसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री एकदम बोलते ना, इसमें ज्यादा बहुत घुसने की पीएचडी करने की अपने को जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना है, ठीक है। तो इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ इन डेप्थ नहीं भी बताऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। चलो, स्ट्रक्चर देखो, लीनियर ऑब्वियसली क्या है, सारे के सारे लीनियर, मतलब कि एक भी ब्रांच नहीं है, सीधा स्ट्रक्चर है, ब्रांच नाम से ही पता चल रहा है। क्रॉस लिंक्ड, ये नेटवर्क टाइप ऑफ पॉलीमर्स होते हैं, कैसे होते हैं, नेटवर्क टाइप। अब इनमें ना एमसीक्यू में लॉजिकल एक सवाल आ जाता है कई बार कि लीनियर ब्रांच और क्रॉस लिंक में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे, लॉजिकली बताइए, ऑब्वियसली क्रॉस लिंक्ड वाले बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। देन बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें इलास्टोमेरिक और फाइबर्स, ये 2 कैटेगरी हैं, और 2 है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक, इनके बीच में डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन आता है बोर्ड से। इलास्टोमर फाइबर क्या है, नाम से पता चल रहा है, इलास्टोमर में इलास्टिक प्रॉपर्टीज होगी, क्या होगी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज की, जैसे कि पॉलीमर ऐसे जिसमें इलास्टिक थोड़ी सी रबर लाइक प्रॉपर्टी हो, तो उसमें एग्जांपल में हम ले सकते हैं अल्जीनेट,
एग्जाम्पल में ले सकते हैं अल्जीनेट, अल्जीन जेल, ठीक है, या अगार जेल, जो हम बायो में भी कई बार पढ़ते हैं। अगार जेल हमारा एक मीडियम होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो किए जाते हैं इन द लैब। अगार रोज जेल हमने इनफैक्ट केमिस्ट्री, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि अगार जेल आपका सॉल्ट ब्रिज में भी यूज होता है। ठीक। फाइबर ऑब्वियसली ऐसे फाइबर है जो या तो नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे कॉटन का फाइबर नेचुरल है, सिल्क का फाइबर नेचुरल है, या नायलॉन का फाइबर सिंथेटिक है, वो नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है ना। रेयन, डैक्रॉन, ये सब जो है ये सिंथेटिक हो। तो यहां पर ओवरलैपिंग भी हो सकती है। जैसे फाइबर अगर बात करो तो फाइबर में नेचुरल वाला भी हो सकता है, सिंथेटिक वाला भी हो सकता है। इलास्टोमर में अगर जो है वो नेचुरल इलास्टिक है मटेरियल, है ना। रबर नेचुरली इलास्टिक है। ऐसे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। इनका क्या मतलब है, नाम से पता चलेगा। थर्मल वर्ड का मतलब क्या है, थर्मल वर्ड का मतलब हीट। प्लास्टिक और सेटिंग, प्लास्टिक का मतलब मोल्डेबल, समथिंग दैट इज मोल्डेबल, जिसको आप हीट करके उसका शेप बदल सको, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग, जिसको गर्म करने से, हीट करने से उसका शेप ऐसा सेट हो जाए, पक्का हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, थर्मोसेटिंग। जैसे घर पे अपन रोटी बनाते हैं या पकोड़े बनाते हैं तो वो बेसन के वो शेप मोल्डेबल है ना, हमको जो चाहिए हम वो शेप का बना सकते हैं पकोड़ा। लेकिन एक बार तेल में डाल के फ्राई कर दिया तो क्या होगा, सेट हो गया। अब वो उसको आप बोलो अच्छा ये गोल पकोड़ा था, इसको अब वापस तेल में डालो, अब इसको स्क्वायर बनाओ, बोला पागल है क्या, ऐसे थोड़ी होता है, राइट। वो नहीं हो सकता ना, वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है। लेकिन अगर ये प्लास्टिक की बॉटल है, इसको मैं हल्का सा हीट करूं और बेंड कर दूं, इसका शेप बदल जाएगा। हाँ, तो ये थर्मो प्लास्टिक मटेरियल। इनफैक्ट प्लास्टिक इज कॉल्ड प्लास्टिक बिकॉज इट हैज शेप चेंजिंग प्रॉपर्टीज, इट इज मोल्डेबल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्लास्टिक। ठीक है। देन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, अगेन ये बहुत ही सिंपल, ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है जो ऑलरेडी हम ऑर्गेनिक में बहुत जगह कर चुके हैं कि एडिशन, कंडेंसेशन, ये क्या होता है। जैसे हमने अल्डोल में कंडेंसेशन देखा था, एडिशन रिएक्शन हमने देखा था, ग्रिग्नार्ड कैसे ऐड करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ऐड। तो जब ऐड करना है तो एडिशन मैकेनिज्म है, वाटर मॉलिक्यूल का या अल्कोहल का रिमूवल है तो कंडेंसेशन मैकेनिज्म। रिंग ओपनिंग, ये ना नाइलॉन 6 में आता है, एक ही एग्जांपल है जहां पर साइक्लिक कंपाउंड को एसाइक्लिक में कन्वर्ट कर देते हैं अपन, वो रिंग ओपनिंग हो जाता है। बायोडिग्रेडेबिलिटी, ऑब्वियसली दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। जैसे क्लासिकली आपको पता है कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए प्लास्टिक वेस्ट इज अ बिग बिग प्रॉब्लम, है ना। तो आजकल हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स प्रेफर करते हैं। जैसे कि हमारे घर पे वो ग्रीन वाले कचरा फेंकने की वो जो थैली आती है आजकल, पहले काली ब्लैक वाली आती थी, आजकल ग्रीन कलर की आती है, देखिए आपने। तो उसमें क्या होता है, वो कंपोस्टेबल बैग्स होती है, मतलब उसको आप फेंक दोगे तो वो नेचर में डिग्रेड हो जाती है। और नंबर ऑफ मोनोमर्स के तो हिसाब से मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, होमो और हेट्रो, हेट्रो को अपन क्या बोल सकते थे, कोपॉलीमर बोल सकते थे, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनो। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ पॉलीमर्स लिखी है, एक एक को उठा के अपन डिटेल में करने वाले, एकदम यूनिक तरीके से कराऊंगा, इस तरीके से आपने नहीं की होगी, और बहुत इजीली आपको आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। देखो लिस्ट ऑफ पॉलीमर्स कौन से हम कवर करेंगे, रबर, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, पॉलीएस्टर, बेकलाइट, मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर, ब्यूना एस, नियोप्रीन, विस्कोस रेयन, पीएचबीवी और नाइलॉन 26, ऐसे 13 अलग अलग पॉलीमर्स हैं। ठीक है। अब हर एक पॉलीमर को अपने को डिटेल में पढ़ना है। दिक्कत कहां आती है कि चैप्टर का वेटेज छोटा है और अपने को ऐसा लगता है कि यार कहां 2 मार्क के लिए मतलब इतना एक एक पॉलीमर हम पढ़ते बैठेंगे डिटेल। तो अपन क्या करने वाले हैं, स्मार्टली इसको टेब्यूलर फॉर्मेट में लिखने वाले हैं पूरा, और सिर्फ वो टेबल 3 या 4 पेज में आपका पूरा टेबल अच्छे से बन जाएगा सारे पॉलीमर्स का। आप सिर्फ टेबल करके जाओ, सॉर्टेड है, एग्जाम में उसके बाहर का कुछ नहीं है। आप क्या करो कि इसको अपनी नोटबुक में डबल पेज में बनाओ। मेरे पास अभी यहाँ पर सिंगल पेज ही अवेलेबल है, मेरे पास चॉइस नहीं है, बट इसको आप जो 2 पेज ऐसे डबल होते हैं वो ले लो। तो एक में आप ये छोटा छोटा कॉलम बना लो, ये वाला नेम ऑफ पॉलीमर वाला, जरा ऐसे बना देता हूं, इसको ऐसा बना देता है। एक मोनोमर का भी छोटा कॉलम बनाओ। एमओपी एक बड़ा सा कॉलम बनाना चाहिए क्योंकि इसमें पूरे केमिकल रिएक्शन लिखने अपने को, और यूजेस भी छोटा कॉलम चलेगा। तो आप पहले नेम ऑफ पॉलीमर, उसके मोनोमर और यूजेस एक जगह एक पेज में कर लो, और पूरा राइट साइड का जो दूसरा पेज है बड़ा सा, उसमें आप ये कर लो, क्या एमओपी कर लो तो भी चलेगा। अभी हर एक पॉलीमर अपन उठाएंगे, उसके बारे में बस ये 4 चीजें लिख देंगे,
सॉर्टेड। मैं मेरा ये हटा देता हूँ, फेस हटाता हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, बहुत सारी चीजें ब्लॉक हो जाती है जब मैं लिखता हूँ। अब एक एक करके अपन हर एक पॉलीमर को डिटेल में लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे उसके बारे में। सबसे पहला है हमारा रबर। अब जब रबर की बात करें तो रबर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि रबर को ऑब्टेन किया गया फ्रॉम द रबर ट्री, और ये प्लांट किंगडम में वैसे दिया हुआ है। रबर ट्री का बायोलॉजिकल नाम है, क्या नाम है रबर ट्री का बायोलॉजिकल नाम? हैविया ब्राजिलेंसिस। अगर नाम याद नहीं है, पता नहीं है, तो याद कर लो, हैविया ब्राजिलेंसिस। साउथ अमेरिका में पहले बनाया गया। आज की तारीख में इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ रबर, एवरीबॉडी नोस दिस, राइट? मद्रास रबर फैक्ट्री, एमआरएफ, है ना, जिसका स्टिकर विराट कोहली के बैट पे है। वो कंपनी बैट नहीं बनाती, वो रबर बनाती है। सो यहां पर पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला हमारा कौन सा था? पहला, हाँ, रबर था। ठीक है, मैंने लिस्ट लिख के रखी हुई है, तो पहले वहां से शुरू। नाउ व्हेन यू से रबर, केमिकली स्पीकिंग, केमिस्ट्री क्या है उसकी जरा वो समझते हैं। नेम ऑफ पॉलीमर हम लिख देते हैं रबर। और उसकी केमिस्ट्री क्या है? इसकी केमिस्ट्री सिंपल है बॉस, इसमें आइसोप्रीन इसका मोनोमर है। क्या है? आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन नया नाम है, हमने कभी सुना नहीं है, तो आइसोप्रीन क्या है जरा समझो। आइसोप्रीन इज नथिंग बट, आइसोप्रीन इज द अदर नेम फॉर 2-methyl 1,3-butadiene. Isoprene is the other name for 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइन। तो सिर्फ मोनोमर का नाम ही नहीं रटना है, अपने को मोनोमर का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो ब्यूटा 1,3 ब्यूटाडाइन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, यस, 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, और सेकंड नंबर पे मिथाइल भी लगा दिया। अब स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लो, CH3 C CH2 और यहां पर H, ये बन गया आपका आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर इज नथिंग बट पॉली आइसोप्रीन, मतलब इस आइसोप्रीन का पॉलीमर। नेचुरल रबर इज पॉली आइसोप्रीन। ठीक, सिंपल। अच्छा, आइसोप्रीन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जरा थोड़ी सी डिटेल में लेके चलता हूं आपको। ये भी एंट्रेंस में कई बार पूछी गई बात है, इसलिए बता रहा हूं। ये रहा मेरा आइसोप्रीन, यानी कि 2,3 ब्यूटाडाइन। अब यहां पर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि सर यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, और ज्योमेट्रिक आइसोमर तो टर्मिनल पोजीशन पे नहीं दिखते, तो इसका सिस और ट्रांस कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते। तो करना क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है इसकी ट्रांसफर ऐसे। अब ये नॉन टर्मिनल आ गया डबल बॉन्ड, तो अब इसका सिस और ट्रांस बना सकते हैं। तो जो सिस है ना, वो है नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर इज सिस फॉर्म ऑफ पॉलीआइसोप्रीन, एंड द ट्रांस फॉर्म ऑफ पॉलीआइसोप्रीन इज कॉल्ड गट्टा पर्चा, जीपी। ये सीईटी वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, एमएसटी सीईटी वाले जीपी बोलते हैं इसको, गट्टा पर्चा। ठीक है, नाउ अपने को फोकस यहां पर डिटेल में करना है, पॉलीआइसोप्रीन कौन सा? सिस वाला। क्यों? क्योंकि हम लोग नेचुरल रबर की बात करें, हम लोग नेचुरल रबर की बात करें। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ गया, राइट अ नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रबर, या राइट अ नोट ऑन द पॉलीमरिक प्रॉपर्टीज ऑफ रबर, है ना, तो आपको क्या करना है, रबर क्या है? पॉलीमर है, उसका मोनोमर आइसोप्रीन है, उसका स्ट्रक्चर बना दिया, और
उसका जो एमओपी है वो कैसा है, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड CH2, सॉरी ये लास्ट वाला CH2 आएगा ना, मैंने गलती की है, हाँ ये CH2। ये इस कंपाउंड के हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स थे, इसके बाद हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स, मैं छोटा कर रहा हूं इसको ऐसे, तो इसके हमारे पास हो गए n नंबर ऑफ मोल्स, और ये n नंबर ऑफ मोल्स पॉलीमराइज हो जाएंगे इनटू, अब जहां जहां डबल बॉन्ड था उसको ब्रेक कर दो, तो CH2 तो ये खाली हो गया, CH ये खाली हो गया, CH3, राइट। सो यहां पर आपका आ जाएगा, अब जो डबल बॉन्ड दोनों ब्रेक हुए तो सेंटर में एक डबल बॉन्ड आना चाहिए क्या, ऑब्वियसली आंसर इज यस। तो जब भी ये, इसको हम लोग वैसे ना माइकल एडिशन नाम का एक एडिशन होता है जेई में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें यूज करते हैं, ठीक है। 1,4,1,1,3 या 1,4 जो है ना, उसको आप कन्वर्ट करते हो इनटू दिस। होता है क्या यहाँ पर ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है एक्चुअली, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये दोनों फ्री रेडिकल ज्वाइन हो जाते हैं। इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है कि 1 और 3 पे डबल बॉन्ड था, तो जब दोनों जाएंगे तो 2 पे आ जाएगा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो अब हुआ क्या, अब खाली खाली कहां पे मिला, इधर और इधर, ये दोनों एंड्स एम्प्टी हो गए, और ये दोनों एंड एम्प्टी होने की वजह से चेन का एक्सटेंशन होगा, और इसीलिए ये बन जाएगा नेचुरल रबर, सिंपल, ठीक है। अब इसमें इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है, रबरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, स्ट्रेची है, ये सब वो आपको यूजेस में डायरेक्टली लर्न करके लिखने, वो मैं फालतू टाइम पास नहीं करूंगा, वो आप यूजेस डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अब रबर में ना एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, रबर में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, अच्छे मैं एक दो एक्स्ट्रा चीजें लिख देता हूं यूजेस में जो रेलेवेंट है फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो ये कि लेटेक्स जो है रॉ फॉर्म ऑफ रबर है, लेटेक्स क्या है, लेटेक्स जो जो रबर ट्री में से जो मिलता है ना सैप, तो लेटेक्स इज द रॉ फॉर्म ऑफ रबर। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लव्स एंड कॉन्डम्स एंड एटसेट्रा, ठीक है, वो बनता है लेटेक्स से, तो वो एक यूज हो गया। डिस्पोजेबल ग्लव्स जो अभी कोविड में अपन बहुत पहनते थे ना, डिस्पोजेबल ग्लव्स एंड ऑल, या सर्जिकल ग्लव्स आप बोल सकते, सर्जिकल ग्लव्स, क्लीनिंग ग्लव्स, डायफ्राम्स, कॉन्डम्स एक्सेट्रा, ये बनाने में हेल्प करता है कौन सा, लेटेक्स। उसके बाद रबर और कहां यूज होता है, टायर्स के मैन्युफैक्चर में, तो टायर्स के मैन्युफैक्चरिंग में रबर के एक नोटवर्दी पॉइंट आ जाता है रबर का, जो बोर्ड एग्जाम में एक शॉर्ट नोट में आ जाता है, नोट कि टायर बनाना है, अगर आपको रबर की इलास्टिसिटी कम करके उसकी लाइफ बढ़ानी है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसका नाम है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। कच्चा रबर आप यूज नहीं कर सकते हो ना, जिस रबर से आप, जैसे वो नटराज का रबर आता है जिससे आप पेंसिल से लिख के मिटाते हो, क्या उस रबर से टायर बन सकता है गाड़ी का, ऑब्वियसली नॉट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी ना रबर की, तो वो कैसे बढ़ाई जाएगी, बाय प्रोसेस कॉल्ड वल्कनाइजेशन। व्हाट इज वल्कनाइजेशन, दो पॉइंट इसके बारे में, एक तो चार्ल्स गुडियर नाम के भाई साहब ने, एक्चुअली चार्ल्स गुडियर ने बनाया नहीं था ये, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, और गुडियर मतलब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और गुडियर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है ना, वो इनके ऑनर में इसका नाम रखा गया, ठीक है। गुडियर भाई साहब ने ये प्रोसेस बताया था पूरा वल्कनाइजेशन का इन द ईयर 1839, तो ये नाम याद करना पड़ेगा, ये पूछते हैं एग्जाम, चार्ल्स गुडियर ने बताया। और करना क्या है यहां पर, सिंपल, हीटिंग ऑफ रबर विद सल्फर, हीटिंग ऑफ रबर विद सल्फर टू फॉर्म क्रॉसलिंक्स, टू फॉर्म क्रॉसलिंक्स। जब क्रॉसलिंक बनती है तो रबर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इलास्टिसिटी थोड़ी कम हो जाती है लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिससे रबर की लाइफ बढ़ जाती है, तो इसीलिए हम लोग टायर वगैरह बनाने में सल्फर यूज करते हैं। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि क्या साइकिल का टायर और ट्रक का टायर एक जैसा होता है, नहीं, ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ऐसा होता नहीं है, अलग अलग होता है। तो रबर की सॉरी सल्फर की परसेंटेज से डिसाइड होता है कि रबर कितना स्टिफ है और कितना मजबूत है। सारी बातें समझ में आ गई रबर के बारे में, आगे बढ़े, ठीक है।
तो जब आप इसको पढ़ रहे हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितना मैंने इस टेबल में लिखा है, अगर आप इतना भी लिख के आ जाते हो रबर के बारे में, तो मोर देन इनफ है, आपको टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, सेकंड कौन सा था हमारी लिस्ट में? सेकंड जरा देखें, सेकंड है हमारी लिस्ट में पॉलीइथीन। एक सेकंड, इसका जरा, सेकंड है पॉलीइथीन। कौन सा? पॉलीइथीन। तो पॉलीइथीन क्या है? पॉलीइथीन इज नथिंग बट प्लास्टिक। पॉलीइथीन इज नथिंग बट प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक जो है ये दो टाइप का होता है, एक हैवी और एक लाइट, जिसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी। तो LDPE यानी लो डेंसिटी पॉलीइथीन, और HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीइथीन। अब अच्छी बात यह है कि दोनों इथीन से ही बनते हैं, तो कॉम्पोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कैटलिस्ट में। कैटलिस्ट पता होना चाहिए, कैटलिस्ट पे क्वेश्चन बनता है अगेन एंट्रेंस में भी और बोर्ड्स में भी। LDPE लो डेंसिटी है, ये हाई डेंसिटी है, दोनों का मोनोमर इथीन ही है, दोनों का मोनोमर इथीन है, पर कैटलिस्ट अलग है। जरा कैटलिस्ट पे फोकस करना। यहां पर मैंने n मोल्स इथीन ले लिए। क्या ले लिए? n मोल्स इथीन, और इसको पॉलीमराइज कराया। अब इसको पॉलीमराइज कराया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इसको पॉलीमराइज कराया विद ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन। क्या? ट्रेसेस ऑफ, थोड़ा सा ऑक्सीजन लिया, ठीक है, एंड पेरोक्साइड। आप ऑक्सीजन एंड पेरोक्साइड दोनों ले सकते हो, या तो सिर्फ ऑक्सीजन या सिर्फ पेरोक्साइड लिया तो भी चलेगा। पेरोक्साइड हेल्प्स इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और 1000 to 2000 ATM प्रेशर पे ये हो रहा है, मतलब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अराउंड 350 to 370 केल्विन। ये सिंपल ये वैल्यूज हैं, दो याद रखनी है, टेम्परेचर और प्रेशर। ट्रेस ऑफ O2 भूल भी गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। अब यहां पर बनेगा क्या? तो बनेगा बहुत सिंपल भाई, CH2 था, पाई बॉन्ड तोड़ दो, सिर्फ CH2 को खाली करो ऐसे, और ये जो एक्सटेंशन है इसको लगा दो N। तो ये तो बहुत इजी पार्ट हो गया। मेन बात क्या थी कि आपको ये याद करना है कि कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है। तो यहां पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यूज हो रहा है और कुछ नहीं। तो ये जो बनाया ये क्या था? आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। अब ये जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, ये लो डेंसिटी वाला जो पॉलीथीन बनता है ये ब्रांच्ड पॉलीथीन बनता है। कैसा बनता है? ब्रांच्ड पॉलीथीन बनता है, ठीक है। ओके, दूसरा आपका बनेगा हाई डेंसिटी। अगेन यहां पर भी आपका इथीन ही यूज होगा, लेकिन इथीन के साथ एक स्पेशल कैटलिस्ट आएगा। उस कैटलिस्ट का नाम है जिगलर। क्या नाम है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर और नाटा जो दो साइंटिस्ट थे उनका नाम था, ठीक है, जिगलर नाटा। और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जहां तक मुझे याद है उनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। आई मे बी रॉन्ग, बट या आई एज फार एज आई रिमेंबर। और शॉकिंगली ये हुआ कि भाई उस टाइम पे जब प्लास्टिक की डिस्कवरी हुई, पूरी दुनिया हिल गई। बोले भाई क्या जोरदार मटेरियल मिल गया अपने को, है ना, इसमें पैकिंग भी कर सकते हैं, इससे टॉयज भी बना सकते हैं, इससे टूथब्रश भी सब बना सकते हैं, इससे पेन। आज आप देखो तो आपके आजू बाजू हर दूसरी चीज प्लास्टिक की बनी हुई। आपका रिमोट, फोन का केस, हर चीज प्लास्टिक की बॉटल। लेकिन उनको ये रियलाइज नहीं हुआ उस वक्त जब इनको अवार्ड मिल रहा था कि भाई ये 40-50 साल बाद ये इतना बड़ा न्यूसेंस बन जाएगा कि दुनिया में प्लास्टिक विल बिकम अ बिग प्रॉब्लम। तो यहां पर होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। टेम्परेचर और प्रेशर को जरा ध्यान से देखना। यहां पर 333 केल्विन का टेम्परेचर होता है और अराउंड 6 to 7 ATM का प्रेशर होता है। मतलब कि ये कैटलिस्ट यूज करने की वजह से हमको प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा जो चाहिए था वो काफी कम में हमारा काम हो जाता है। और जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो हमको मिलता है लीनियर हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लीनियर पॉलीथीन जो कि कैसा है? जो कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो रिएक्शन बड़ा इजी है, बट जो प्रॉपर्टीज है वो याद रखनी है। लो डेंसिटी वाला ब्रांच्ड है और हाई डेंसिटी वाला कैसा है? लीनियर है। ओके, क्या ये बात क्लियर है ना? क्रिस्टलाइन है और लीनियर है। नाउ यूजेस में
सिंपल है बॉस। यूजेस में जो जो कच्चा प्लास्टिक मतलब बहुत वीक वाला जो प्लास्टिक है वो आपकी प्लास्टिक की थैली वगैरह बनाने में, टॉयज जो डिस्पोजेबल आइटम है ना, टॉयज बैग्स एक्सेट्रा, ये बनाने में आपका हेल्प होता है। कौन सा? लो डेंसिटी वाला। हाई डेंसिटी आप कहां यूज करोगे? जैसे अपने घर में नीलकमल की कुर्सी होती, प्लास्टिक की कुर्सी इतनी मजबूत होती है कि अपन बैठ सकते हैं, उसको वजन ले सकती है। या बाल्टी टब अपन रोज रोज नहीं खरीदते ना, वो एक बार खरीदा लंबे समय तक चलती है। तो बकेट्स है ना, आपका फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सब बनाने में थोड़ा सा हाई डेंसिटी पॉलीथीन यूज होता है। ठीक है, सिंपल क्लियर। ये हो गया पॉलीइथीन। एक सेकेंड, सॉरी, वन सेक। तो नेक्स्ट बना हमारा, उसके बाद अगला पॉलीमर कौन सा है? अगला पॉलीमर है, कौन सा था? टेफ्लॉन। अगला पॉलीमर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का नाम सुना होगा। टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन है आपका वो कोटिंग जो नॉन स्टिक कुकवेयर पे लगाई जाती है। तो इसका दूसरा नाम है पीटीएफई। क्या नाम है? पीटीएफई। व्हाट इज पीटीएफई? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। टेफ्लॉन का दूसरा नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। क्या है फंडा? फंडा बहुत सिंपल। अच्छा, आपको पॉलीमर अगर ऐसा लगता है कि याद करने में डिफिकल्ट है तो मैं एकदम इजी आपको ट्रिक बताता हूं। सारे पॉलीमर घूम फिर के इथीन के ही डेरिवेटिव, सारे के सारे। अब जैसे पॉलीइथीन बताया, ये हाई डेंसिटी लोहेट। अब इसमें मान लो कि मैं दोनों हाइड्रोजन हटा दूं, दोनों हाइड्रोजन हटा दूं और दोनों की जगह क्या लगा दूं? फ्लोरीन लगा दूं, तो 4 फ्लोरीन हो गए, टेट्रा। और इथीन से डिरे, तो यहां पर अगर मैं इसको F2 बना दूं, F2 तो 4 फ्लोरीन हो गए, तो टेट्रा फ्लोरो इथीन। अब उसका पॉलीमर बना दो तो पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। तो नाम से ही पता चल जाएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेफ्लॉन टेट्रा फ्लोरो इथीन, ऐसा है टेफ्लॉन। ON ऑन है ना, ऑर्लॉन, निर्लॉन, ये सब जो है नाम, ये आपके बन जाते हैं। पॉलीमर को एक ये हिंट करता है। और उसका बाकी जो नाम है वो ऐसे रैंडमली डिराइव्ड नहीं है, वो बहुत ही लॉजिकल आप बता सकते हो। तो इसका मोनोमर क्या हो गया? तो मोनोमर तो इजी हो गया। अब आप बोलो सर ये तो बहुत आसान है, CF2 ये हो गया मोनोमर। ये क्या हो गया? पॉली, ये हो गया टेट्राफ्लोरोइथिलीन। और रिएक्शन, रिएक्शन तो और ज्यादा आसान हो गया यार, है ना? क्या? CF2 डबल बॉन्ड CF2, ऐसे कितने थे? ऐसे N मॉलिक्यूल थे, पॉलीमराइज कर दिए तो CF2 सिंगल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड को तोड़ो और आजू बाजू ये बॉन्ड ऐसे दिखा दो और उसको कर दो N, खत्म, सिंपल। कितना इजी है ना? और यही टेफ्लॉन कोटिंग सिरामिक शील्ड के नाम पे एप्पल वाला लगा के आपको बेवकूफ बनाता है कि आईफोन में ये शील्ड, फलाना शील्ड, ढिमका शील्ड। ठीक है, स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग है बेसिकली, और कुछ नहीं है। क्या ये? स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग। कहां कहां लगेगी? तो जैसे फोन की स्क्रीन पे लगा दी, है ना, कार पे, बाइक पे लगा दी। और फिर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। कुकिंग यूटेंसिल्स पे नॉन स्टिक कवरिंग, नॉन स्टिक कोटिंग जब आपको लगानी होती है तो वो भी आप किसकी लगाते हो? आप इसकी, क्या नाम है, टेफ्लॉन की। क्लियर हो गया ये? ओके, देन नेक्स्ट, जस्ट वन सेकंड। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है टेफ्लॉन के बाद नाइलॉन, नहीं, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, दैट इज पैन। PAN, इसका नाम है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। क्या नाम है? पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको आपको बड़ा फनी लगेगा, ये इसका नाम जो है वो है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। इसको आप पैन भी बोलते हो, बहुत लोग इसको दूसरा नाम से जानते हैं,
ऑर्लॉन। ऑर्लॉन क्या है ये ऑर्लॉन? एक पहले एडवर्टाइजमेंट आती थी पहले, आई डोंट नो अभी भी आती है शायद टीवी पे, करलॉन, ये नाम सुना है ये ब्रांड का करलॉन। ये क्या बनाते हैं? पिलो बनाते हैं, पिलो, गद्दे, पिलो, ब्लैंकेट, ऐसा सब बनाते हैं। ठीक है, वो करलॉन जो नाम है ना वो ये है बेसिकली, ऑर्लॉन। ठीक है, वहां से उन्होंने डिराइव किया। ये यूजेस बताऊंगा तो आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि अच्छा किसकी मैं बात कर रहा हूं। ये मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल वूल की। आर्टिफिशियल वूल फॉर पिलोज, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, पिलोज, जैकेट्स, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए जो आर्टिफिशियल वूल यूज होता है वो बेसिकली क्या है? आपका पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अब यहां पर हिंट क्या है, देखो रटना नहीं है, समझना है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि नाइट्राइल, नाइट्राइल ग्रुप इज व्हाट द आईयूपीएसी नेम फॉर साइनाइड, है ना, साइनाइड। एंड एक्रिलो, एक्रिलो हमने अगेन एल्डिहाइड कीटोन में या एक्रिलिक एसिड उसमें देखा हुआ है, या एलाइल ग्रुप जो हमने एलाइल ग्रुप के नाम से पढ़ा था याद होगा तो एलाइल का अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो वही है हमारा ये। तो मैं ऐसा बोलूं वीनाइल साइनाइड इज द अदर नेम, कॉमन नेम, यस और नो? दिस ग्रुप वाज वीनाइल, यस, और ये साइनाइड। तो वीनाइल साइनाइड का ही नाम कॉमन नेम में एक्रिलोनाइट्राइल भी है। आईयूपीएसी में ऑब्वियसली आप इसको बोलोगे प्रोपीन नाइट्राइल, और उसी का पॉलीमर इज कॉल्ड पॉली एक्रिलोनाइट्राइल और पैन और ऑर्लोन, विच इज नथिंग बट आर्टिफिशियल वूल। आई होप ये बात समझ में आई। ठीक है, इसका नाम एक्रिलोनाइट्राइल। अब करना क्या है, बहुत सिंपल है भाई, रिएक्शन तो सबसे चिंदी, इजी। साइनाइड, ये n नंबर ऑफ मोल्स बना दिए इसके, इसको पॉलीमराइज कर दिया। पॉलीमराइज करना है तो क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा CH और CO। अब यहां पर ये ब्रांच बनेगा कि स्ट्रेट बनेगा? ऑब्वियसली ये क्या बनेगा, ब्रांच, क्योंकि यहां पर ऐसा आ रहा है ब्रेक, ऐसा बॉन्ड। ठीक है, सिंपल है। तो ये बनेगा आपका पॉली एक्रिलोनाइट्राइल यानी कि ऑर्लॉन। क्लियर है, सिंपल है, रिजेंबल्स वूल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्लॉन। देयर इज अनदर नेम ऑल्सो कॉल्ड एक्रिलान, इट्स कॉल्ड एक्रिलान। बात सब एक ही है, बिकॉज एक्रिलोनाइट्राइल या एक्रिलिक से डिराइव्ड है वो सारा नाम, इसीलिए। काफी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगला देखें, अगला है आपका नाइलॉन 6 और नाइलॉन 66, ये दो हैं। अब याद होगा तो मैंने अमाइंस या अमाइड्स बताते वक्त एक बात बताई थी कि हम लोग नॉर्मली साइक्लिक अमाइड्स या साइक्लिक ईथर्स की बात वैसे नहीं करते, बट सिर्फ नाम अवेयर होना जरूरी है कि साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड्स कहते हैं, इपॉक्सी कहते हैं, और साइक्लिक अमाइड्स को लैक्टम्स कहते हैं। याद नहीं है तो याद कर लो, साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड्स कहते हैं और साइक्लिक अमाइड्स को लैक्टम, LACTAM, लैक्टम कहते हैं। तो यहां पर ये रेलिवेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सुनो। नाइलॉन 6 नाम का एक फाइबर है, कौन सा, नाइलॉन 6। अब नाइलॉन कहां से आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एक बार एमसीक्यूज में पहले, बहुत पहले आया हुआ है। नाइलॉन शब्द जो है वो आया न्यूयॉर्क और लंदन से, ये पहली बार सुना होगा ना नाइलॉन। नाइलॉन को बहुत लोग परलॉन भी बुलाते हैं, बहुत लोग इसको परलॉन, परलॉन बुलाते हैं। हुआ ये था एक्चुअली कि न्यूयॉर्क और लंदन में साइमल्टेनियसली इसका डेवलपमेंट, मतलब अमेरिका और यूके दोनों, और एज यूजुअल हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज में वो झगड़ा है कि क्रेडिट लेना है किसने बनाया, तो उन्होंने बोला एक काम करो, न्यूयॉर्क और लंदन दोनों जगह बनाए तो नाइलॉन नाम रख दो, न्यूयॉर्क लंदन के। खैर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 6 है ये क्या है, ये जो 6 है ये इंडिकेट करता है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मोनोमर। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मोनोमर इज इंडिकेटेड बाय द नंबर 6। तो अगर मैं नाइलॉन 6 बोलूं तो आप बोलोगे अच्छा एक ही मोनोमर था जिसमें 6 कार्बन थे। अगर मैं बोलूं नाइलॉन 6, क्या बोलूं, नाइलॉन 6, तो दो मोनोमर थे, दोनों में 6 कार्बन थे। अगर मैं बोलूं नाइलॉन 26, तो दो मोनोमर थे, एक में 2 कार्बन थे, एक में 6 कार्बन थे। अगर मैं बोलूं नाइलॉन 610, तो दो मोनोमर थे, एक में 6 कार्बन थे, एक में 10 कार्बन थे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के नाइलॉन है, उसको देख के स्ट्रेस नहीं लेना है, घबराना नहीं है, सिंपल है। नाम में ही पहला तो सबसे बड़ा हिंट छुपा हुआ है कि वो नाइलॉन का फाइबर है,
और दूसरी बात कि उसके अंदर जो मोनोमर है उसमें कितने कार्बन एटम है वो डायरेक्टली नाम से ही पता चल जाता है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। अब बात को समझते हैं, चलो। तो नाइलॉन 6 का मोनोमर कौन सा है? तो अभी मैंने एक बात याद दिलाई थोड़ी देर पहले कि लैक्टम, लैक्टम का मतलब होता है साइक्लिक अमाइड, है ना। ये होता है इप्सिलॉन, ये ग्रीक लेटर है इप्सिलॉन, है ना। इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम इज द नेम ऑफ द मोनोमर। अब होता क्या है कि अपन क्या करते हैं कि इसको रटने की कोशिश करते हो, अपने को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। मैं एकदम आपको इजी करके बताता हूं ताकि आपको कुछ रटना ना पड़े, स्ट्रक्चर याद हो जाए। सबसे पहले मेरे को ये बोलो कि कैप्रो, कैप्रो वर्ड जो है, कैप्रोइक एसिड कितने कार्बन का एसिड था? कैप्रो 6 कार्बन का एसिड, वो तो ये पता है। अच्छा यहाँ पे 6 है, चलो 6 कार्बन। लैक्टम से क्या पता चला कि अच्छा साइक्लिक अमाइड है सर, है ना। और इप्सिलॉन जो कॉमन नॉमेनक्लेचर में अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलॉन ए बी सी डी ई, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, फिर इप्सिलॉन, बरोबर। तो अब ये सारा नॉलेज लेकर आप स्ट्रक्चर इजीली बना पाओ। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो कैप्रोइक एसिड, आप बोलोगे सर कैप्रोइक एसिड तो मुझे बनाने आता है, 6 कार्बन का एसिड होता है, हमने सीखा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, यस और नो। अच्छा, अब इसका ये रहा फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ये इप्सिलॉन। इप्सिलॉन पे क्या बनाऊं? अमाइनो ग्रुप बना दूं। और अभी हमने बायोमोलिक्यूल्स में भी ये बात सीखी कि जब एसिड और अमाइन एक साथ आ जाएं तो क्या होगा, इधर से OH और H निकल के क्या बन जाएगा, ये H2O निकल जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। तो अब एक ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना जिसमें 1 2 3 4 5 6 और 7वां मेंबर नाइट्रोजन है, और ये C डबल बॉन्ड O NH है। अब C डबल बॉन्ड O NH तो प्रोटीन में भी दिखता था, वहां इसको बोलते थे अमाइड लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज। तो क्या नाइलॉन एक प्रोटीन के जैसा है? हाँ, नाइलॉन लैब में बना है, प्रोटीन नेचर में बना है, ये फर्क है, पर स्ट्रक्चर तो सेम है कि नहीं। तो इसीलिए इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर रटना नहीं है, समझना है। देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2, अब कितना इजी लगेगा देखो बनाने में। CH2 CH2 कितने कार्बन हो गए? 4, ये हो गए 5, ये हो गया 6, और ये हो गया N। अब इसका OH और NH2 का H निकाल दिया तो बचा ये, तो ये बन गया इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। समझ में आया? इजी, यस ऑन। अब ये इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम मोनोमर है, इसको हम यूज करेंगे N मोल्स, और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको खोल देंगे रिंग को। तो याद है स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन किया, रिंग ओपनिंग, रिंग ओपनिंग टाइप का एक ही पॉलीमर होता है, वो ये करना क्या है, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, इसको वाटर दे, यहां से वाटर निकाल के ये बनाया था ना, ओपन चेन में से वाटर निकाल के ये बनाया था, तो इसमें वाटर दे दो तो ये खुली चेन हो जाएगी, सिंपल। अब खुली चेन कैसी दिखेगी? बोलोगे सर एक साइड पे C डबल बॉन्ड O दिखेगा, फिर CH2 कितनी बार आया? 5 बार, और एक साइड पे NH दिखेगा, ये स्ट्रक्चर बन गया। करना कुछ नहीं, ये बॉन्ड को ब्रेक करना हाइड्रोलिसिस करके, ये खोल दिया स्ट्रक्चर, और ये बन गया N। यही है नाइलॉन 6। समझ में आया? यस और नो? बहुत बढ़िया, सिंपल। तो ये रहा हमारा नाइलॉन 6। तो ये मेरा अल्फा, ये बीटा, नहीं सॉरी उल्टा, ये मेरा अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, और ये इप्सिलॉन। ग्रीक लेटर है और कुछ नहीं, ठीक है, उनको शौक है वो ग्रीक लेटर लिखने का। तो इप्सिलॉन पे अमाइन। आई होप ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 के यूजेस आपके टेक्स्ट बुक में एक साथ कॉमन यूजेस दिए हुए हैं, ठीक है। कॉमन यूजेस में बेसिकली नाइलॉन की रस्सी, हम घर पे नाइलॉन की रस्सी किस लिए यूज करते हैं? इंडिया में सबसे ज्यादा नाइलॉन की रस्सी यूज होती है कपड़ा सुखाने के लिए, ठीक है। नाइलॉन के कपड़े भी बनते हैं, नाइलॉन के ब्रश के ब्रिसल्स भी बनते हैं, जो टूथब्रश हम यूज करते हैं उसके ब्रिसल्स भी नाइलॉन के बनते हैं। या जो बर्तन साफ करने के लिए एक छोटी सी वो होती है स्कॉच ब्राइट, जो हमारे किचन में नॉर्मली हम यूज करते हैं बर्तन धोने के लिए, वो भी नाइलॉन का ही बनता है। नाइलॉन की थैलियां बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है ना। तो यूजेस तो हम आराम से लिख लेंगे, नाइलॉन 6 के और 6 के कॉमन यूजेस। अब नाइलॉन 6 का क्या लॉजिक है?
कितने मोनोमर होने चाहिए उसमें? 2 मोनोमर होने चाहिए। और दोनों के पास कितने कितने कार्बन होने चाहिए? नाम से पता चल रहा है, 6 कार्बन वाले 2 मोनोमर होने चाहिए। तो नाइलॉन 6 जो है वो होमोपॉलीमर हुआ या कोपॉलीमर हुआ? कोपॉलीमर होगा, दो अलग अलग मोनोमर है। अगर एक ही मोनोमर होता तो होमोपॉलीमर होता, दोनों अलग अलग टाइप के मोनोमर हैं तो कोपॉलीमर हो गया। तो ये हेट्रोपॉलीमर या कोपॉलीमर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब कौन से दो मोनोमर, ये इंपॉर्टेंट है। दो मोनोमर, अगेन हमारी बेसिक नॉलेज यहां पर काम आती है। हमने एडिपिक एसिड पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की लिस्ट बताई थी, जिसमें बताया था ओम्स गैप्स, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, फिर ग्लूटारिक, एडिपिक, पिमेलिक और सुबेरिक। तो 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा था पता है अपने को? एडिपिक एसिड। तो पहला मोनोमर है एडिपिक एसिड। स्ट्रक्चर रटने की कोई आवश्यकता नहीं, हमको ऑलरेडी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लिखने आता है। कितने टोटल? 6। तो COH, CH2 4 बार COH। क्लियर? यस ऑन। दूसरा मोनोमर, दूसरा मोनोमर है हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन। हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन, ये नाम देखकर ही स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। मिथिलीन कितनी बार? 6 बार। अमाइन कितनी बार? 2 बार। मिथिलीन 6 बार, अमाइन 2 बार। यस और नो? तो मिथिलीन लिखा 6 बार CH2 6 टाइम्स, अमाइन कितनी बार? 2 बार, ये रहा NH2। क्लियर? अब ये दोनों स्ट्रक्चर लेकर हम MOP बनाएंगे। कैसे? देखो, CH2 4 बार, C डबल बॉन्ड O OH। मैं थोड़ा सा इसको छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, देखो यहां पे क्लियर दिखेगी। C डबल बॉन्ड O OH, CH2 4 बार, C डबल बॉन्ड O OH। ये मैंने एडिपिक एसिड बना दिया। सामने उसके क्या बनाऊं? H NH, मतलब ये अमाइन है। CH2 6 बार, NH H। क्लियर? अब होगा क्या? आप ये एडिपिक एसिड, ये हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन, फिर इसके बाजू में और एक एडिपिक एसिड आएगा, फिर इसके इस बाजू में और एक हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन आएगा, है ना? तो जो यहां हो रहा है सेम रिएक्शन बार बार कंटिन्यू होता रहेगा ये एंड्स पे भी, जब तक आप रिएक्शन करते रहो। तो करना क्या है? सिंपल, एक बोर्ड एग्जाम में इसकी प्रेजेंटेशन पे थोड़ा ध्यान देना है। ये इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है? तो C डबल बॉन्ड O CH2 4 टाइम्स। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि यहां भी रिएक्शन हुआ होगा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं। इस साइड में बीच में क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O NH, फिर CH2 6 टाइम्स, फिर वापस NH, मतलब यहां भी रिएक्शन हुआ, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं n टाइम्स रिपीट कर दूं। क्लियर हुआ? ये देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत आसान चीज है। और अपने को ये रियलाइज होगा इसमें कि अच्छा, यहां पर ये जो लिंकेज बन रहा है ये तो हमको प्रोटीन में भी बनता हुआ दिख रहा था, और इसी को हमने बोला अमाइड लिंकेज। देयरफॉर पॉलीअमाइड फाइबर है ये। क्या है? पॉलीअमाइड। क्या ये भी पॉलीअमाइड था? हाँ, ये देखो C डबल बॉन्ड O NH, ये भी पॉलीअमाइड है, ये भी पॉलीअमाइड है। तो जैसे प्रोटीन पॉलीअमाइड था, यानी कि प्रोटीन में हमने उसको पॉलीपेप्टाइड कहा था, खैर यहां पे हम उसको पॉलीअमाइड कह सकते हैं। तो नाइलॉन के जितने भी फाइबर है, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, ये सब पॉलीअमाइड्स की कैटेगरी में आते हैं। यस और नो? यस। यूजेस जैसा मैंने बताया, अब यूजेस बहुत सारे फालतू फालतू हैं। ब्रिसल्स, ब्रश ब्रिस्टल से अच्छा आप ये लिखो क्या, क्लोथ्स। आई थिंक आपकी टेक्स्ट बुक में जहां तक मुझे याद है फिशिंग नेट्स लिखे हुए, एक बार चेक कर लेना। फिशिंग नेट्स, ठीक है, मछली पकड़ने के जाल। या अपन वो बैडमिंटन का रैकेट, अपन वो शटल कॉक खेलते हैं ना बैडमिंटन, उसके रैकेट के अंदर भी नायलॉन की रस्सी होती है ना? देन यू हैव, और और क्या यूज होता है नायलॉन, और कहाँ यूज होता है? क्लोथ्स हो गया, बैडमिंटन हो गया। ये अपना
स्क्रबर, स्क्रबर मतलब वो स्कॉच ब्राइट धोने वाला, बर्तन धोने वाला। और कहाँ यूज होता है नायलॉन? स्विमवेयर में यूज होता है। और नायलॉन की रस्सी, रोप, बांधने वाली रस्सी बनाने के लिए, है ना? ये सब क्लियर है ये? चलो अगला देखें। तो ये नायलॉन 6 कॉम्प्लिकेटेड दिखता है बट बहुत इजी है, सिंपल है। उससे पॉलीअमाइड का भी उसका प्रॉपर्टी अपने को काफी क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर, इसमें भी जो बेसिक हमने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी हुई है पहले, उसका जरा एप्लीकेशन आएगा। पॉलीएस्टर, अब मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाते वक्त ना ये बताया था, थैलिक एसिड नहीं सॉरी अमाइंस बताते वक्त, गेब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, उसमें हमने पढ़ा था थैलिक एसिड। तो यहां पर पॉलीएस्टर जो है उसका दूसरा नाम जो है वही हिंट है हमारे लिए, वो है टेरिलीन। क्या नाम है? टेरिलीन। टेरिलीन, यूएस में इसको डैक्रॉन बुलाया जाता है, बाहर बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में इसको टेरिलीन बुलाया जाता है, यूएस में डैक्रॉन। और केमिस्ट्री में इसको पॉलीएस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल एस्टर लिंकेज है, एस्टर ग्रुप है। अब ये किससे बनता है? दो चीजों से। अगेन ये दो चीजों से बना है, दो अलग अलग चीजों से बना है। तो होमोपॉलीमर है कि हेट्रोपॉलीमर है? तो डायरेक्ट पता चलेगा हेट्रोपॉलीमर या कोपॉलीमर आप बोल सकते हो, है ना? अब इसके मोनोमर कौन से? दो मोनोमर है। पहला है इथिलीन ग्लाइकॉल, हमारा फेवरेट और सिंपल इजी वाला इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल हमने अल्कोहल चैप्टर में भी किया हुआ है, CH2CH2 OH। तो ये तो डायॉल हो गया, विसिनल डायॉल है ये, है ना? और साथ में है टेरीथैलिक एसिड। क्या है? टेरीथैलिक एसिड। नाउ व्हाट वाज टेरीथैलिक एसिड? इट वाज बेंजीन रिंग विद COH ग्रुप एट पैरा पोजिशन। ये था ना टेरीथैलिक एसिड। थैलिक एसिड में तीन वैरायटी थी, थैलिक, आइसोथैलिक और टेरीथैलिक। ये रहा टेरीथैलिक। अब क्या करना है? कुछ नहीं भाई, जो भी ये अल्कोहल OH और COH है, क्या हमने OH और COH का एग्जाम्पल रिएक्शन देखा हुआ है? हाँ, फिशर एस्टेरिफिकेशन, जहां पर अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन होता है, हमने देखा है फिशर एस्टेरिफिकेशन में। तो एस्टर बनेगा, तो इसलिए एस्टर बनेगा, इसलिए तो नाम है पॉलीएस्टर, जिसको गुजराती में अपन केला सिल्क बोलते हैं। यस, अगर गुजराती में आपको नाम इसका पता हो तो, है ना? धीरूभाई अंबानी ने पहले इसका ही बिजनेस शुरू किया था ना, रिलायंस जब चालू किया था। वो पिक्चर एक अभिषेक बच्चन वाली गुरु, उसमें दिखाया है ना? सो डैक्रॉन कैसे बनता है देखो। अब आपको ये फंडामेंटल आइडिया आ गया अच्छा कि ये अल्टीमेटली तो ये अल्कोहल प्लस एसिड का ही रिएक्शन अपने को लिखना है, तो कुछ नया नहीं है, एस्टेरिफिकेशन कराना है। तो अल्कोहल बना दिया, ये एन मोल्स ले लिए इसके, और साथ में ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा, बेंजीन की रिंग बना दी। सिर्फ ये देखने में ना बड़ा टीडियस लगता है, इसको बनाने में ऐसा लगता है कहाँ इतना सारा मेहनत है, कितने ये, और टीडियस दिखता है बट है बड़ा इजी। अब क्या? अब हमारा फेवरेट काम जो हम लोग हमेशा करते हैं, क्या? अल्कोहल H देगा, ये OH देगा, ऐसे वाटर निकल जाएगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एंड द ब्यूटी इज बिकॉज ये सारे जो है न्यूट्रलाइजेशन टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं, तो इसलिए हमको कोई कैटलिस्ट भी याद नहीं करना है, बहुत आसान हो जाता। फालतू के कैटलिस्ट बैठ के हमको याद करने की जरूरत ही नहीं है, काम हो गया हमारा, है ना? बस यहां पर कैटलिस्ट वैसे यूज करोगे तो अच्छा है, क्योंकि आपको यील्ड अच्छी मिलती है, फास्ट हो जाता है रिएक्शन। बट नहीं भी किया तो भी ये आसानी से रिएक्शन हो सकता है। बट ऑफकोर्स कमर्शियली अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि जितना फास्ट हो सके उतना अच्छा। तो यहां पर इसलिए कैटलिस्ट यूज करना क्या बोलते हैं, प्रेफरेबल है, बट कंपल्शन नहीं है। अगर यूज करना है तो क्या यूज करेंगे? जिंक एंड एंटीमनी का कैटलिस्ट। कौन सा? जिंक एंड एंटीमनी का कैटलिस्ट, और स्लाइटली हायर टेम्परेचर पे इसको हीट कर दो। ठीक है, वैसे फिशर एस्टेरिफिकेशन याद हो तो हमने किया था, वहां पर सिर्फ एसिडिक मीडियम डाल दो बस होगा, जिंक एसिटेट प्लस एंटीमनी का कैटलिस्ट। आप सिर्फ जिंक एसिटेट लिख के, सॉरी जिंक एंड एंटीमनी कैटलिस्ट लिख के आओगे तो भी चलेगा, जिंक एसिटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा?
तो यहां पर क्या मैं ये अज्यूम करूं कि इस ऑक्सीजन पे भी रिएक्शन हुआ होगा, इस एंड पे भी? यस। फिर इसमें CH2 कितनी बार लिख दूं? 2 बार। फिर C डबल बॉन्ड O, सॉरी, OC डबल बॉन्ड O, और बेंजीन की रिंग इस तरह से। मैं इसको नीचे लिखता हूं यहां पे। एक सेकंड बस। तो यहाँ पर O ऐसे, CH2 ट्वाइस, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन की रिंग, C डबल बॉन्ड O, और तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बना ये करिए। अगेन नोटिस करिए कि यहां पर कार्बन फ्री है, यहां ऑक्सीजन फ्री है, तो इसको आप C टर्मिनल और O टर्मिनल बोल सकते हो। बट मेन बात क्या थी? मेन बात थी ये, आप जब बोर्ड एग्जाम में इसको बनाओगे तो आपको इस एरिया को कोशिश करना है कि पेंसिल से ऐसा एक बॉक्स करके आप हाईलाइट कर दो, ताकि आप दिखाओ एग्जामिनर को कि चलो देखो यहां पर एस्टर बना है, तो आपको क्लैरिटी है स्ट्रक्चर की। ठीक है। पॉलिएस्टर तो ऑफ कोर्स सबको पता है कि ये क्लोथ्स यूजेस में क्या है, क्लोथ्स बनाने में यूज होता है सबसे ज्यादा। और कहाँ यूज होता है ये पॉलिएस्टर? तो मुझे भी नहीं मालूम। पॉलिएस्टर से ये भी बनता है ना, पीईटी, पेट बॉटल्स वगैरह बनती है। पेट बॉटल्स जो प्लास्टिक जैसी होती है बेसिकली, आपके घर पे जो मसाले वसाले रखने के लिए जो छोटे छोटे बॉटल्स होती हैं, है ना, मेकिंग ऑफ पेट बॉटल्स। पानी की बॉटल भी बनती है इससे, पीईटी बॉटल्स। वो बेसिकली इसका पॉलिएस्टर अलोंग विद इथिलीन मिक्स करके, इथीन और पॉलिएस्टर मिक्स करके एक बनाया जाता है पेट, पीईटी, पेट मटेरियल। ठीक है, उसको बोलते हैं पेट बॉटल्स। ठीक है, छोटे छोटे डब्बे बनते हैं बेसिकली। आपकी आई थिंक स्टेट टेक्स्ट बुक में वो लोग ने दिया पैकेजिंग कंटेनर के नाम से दिया, चाहिए तो वही लिख देना, पेट बॉटल्स एंड पैकेजिंग। नेक्स्ट दो, बेकलाइट और फिनॉल फॉर्मेल, मतलब अपना मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। देखने में स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत इजी और बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग, फनी भी है। क्यों है वो समझाएगा। चलो क्या है, देखो बेकलाइट। बेकलाइट कहां यूज किया, कहां देखा है बेकलाइट? आपने देखा होगा आपकी क्लासरूम में, कोचिंग में, वो जो व्हाइट बोर्ड होता है जिसपे लिखते हैं, वो एक्रिलिक का नहीं बना होता, वो जनरली बेकलाइट का बना होता है, प्लास्टिक का भी नहीं होता। या आपके घर में जो बटन होगा, स्विच होगा, जो लाइट या फैन का बटन होता है, जो उसका जो बाहर का जो लेयर है, या एसी का पैनल वगैरह, वो जनरली प्लास्टिक नहीं, वो एक्चुअली बेकलाइट से बनना चाहिए, या बनाते हैं जनरली बेकलाइट से। क्यों? क्योंकि बेकलाइट एक ज्यादा अच्छा थर्मोसेटिंग मटेरियल। अब ये है क्या, ये बेकलाइट है क्या? इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? थर्मोसेटिंग है। बट ये सवाल आता है कि सर ये बेकलाइट आखिर है क्या? तो बेकलाइट नथिंग बट फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। क्या है बेकलाइट? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। अब फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड नाम से ही पता चल गया कि इसमें दो मोनोमर है। कौन से? हाँ हाँ, रॉकेट साइंस। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, हमको दोनों लिखने आते हैं, हमको फिनॉल लिखने भी आता है और हमको फॉर्मेल्डिहाइड लिखने भी आता है। फिनॉल कैसा दिखता है? तो C6H5OH, ये रहा फिनॉल। और फॉर्मेल्डिहाइड कैसा दिखता है? HCHO, सिंपल, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। HCOOH हो गया फॉर्मिक एसिड, है ना। अब यहां पर इसमें डिफिकल्टी कहां आती है? बेकलाइट में रोना कहां निकल जाता है अपना नॉर्मली बेकलाइट का रिएक्शन लिखने में, क्योंकि देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एकदम इजी करके आपको बताता हूं, बहुत सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। सुनो बात को पहले समझो, एक एक डिटेल। पहले ये बात समझेंगे हम कि जो फिनॉल है उसके हमने रिएक्शन लिखे थे, याद होगा तो वो शान रिएक्शन मैंने बताए थे ना, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन वगैरह। तो उसमें जो भी नया फंक्शनल ग्रुप आता था वो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे आता, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ना OH ग्रुप। ठीक है, तो ये OH ग्रुप जो है ये ऐसा है। तो ये OH ग्रुप
जब रिएक्ट करता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। अब ध्यान से देखो, मैं फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसा लिख रहा हूं, HCHO को मैं CH2O ऐसा लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है? CH2, मतलब मैंने HCHO को ऐसे लिखा CH2O। अब यहां पर क्या होता है कि आप मीडियम में एसिड भी ले सकते थे, बेस भी ले सकते थे, डजंट मैटर, कुछ भी चलेगा, बस एक मीडियम चाहिए, एसिडिक या बेसिक चले। ओके, अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम होता है यहां पे। पहले यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो है फिनॉल में CH2OH लग जाता है। मतलब देखो, यहां पर ओरिजिनली हर बेंजीन के हर कार्बन पे क्या था? आप बोलोगे सर H था, ये CH2 को ये दे दो H, तो क्या बन गया? तो बन गया CH2OH। ये अपनी जगह पे था, ये बन गया CH2OH। ठीक है, ऐसा एक ऑर्थो पोजीशन पे बनेगा, एक पैरा पोजीशन पे बनेगा, एक ऑप्शन वो होगा, और एक ऐसा नहीं होगा ऑर्थो पैरा ऑर्थो, जैसे वो पिक्रिक एसिड बनाया था, याद है? तो कितने प्रोडक्ट मिले? 3 प्रोडक्ट मिले, समझ में आया? एक में इधर CH2OH, एक में इधर CH2OH, और एक ऐसा था जिसमें तीनों पोजीशन पे CH2OH। समझा कि नहीं समझा? तो पहला ये फंडा है, क्लियर? दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 1। एग्जाम में अगर बेकलाइट का क्वेश्चन आया तो जो मैं यहां लिख रहा हूं बस उतना ही लिखना ढंग से, फुल मार्क्स मिलेंगे। बेकलाइट क्या होता है? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर होता है। क्या मोनोमर्स है उसके? ऑफ कोर्स फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड है सर, है ना? मटर पनीर बनाने के लिए मटर और पनीर चाहिए ना, तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बनाने के लिए फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो वैसे ही ये बना है। अब स्टेज 1 में क्या किया? स्टेज 1 में आपने उसका पहले फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा के ऑर्थो, ऑर्थोपैरा और ऑर्थोपैरा ऑर्थो, ऐसे 3 अलग अलग प्रोडक्ट बना के सेटल कर दिए। ये है स्टेज 1। तो मैं यहां पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, एक ये ऑर्थो बना दिया, एक है ऑर्थोपैरा बना देंगे, और एक है ऑर्थोपैरा ऑर्थो, तीनों बना। तो ऐसे वो देखने में बहुत लगते हैं बट सिंपल है ये। तो इसमें हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज लग रही है, क्लियर? ये हुआ स्टेज 1। अब स्टेज 2 में क्या होता है? स्टेज 2 में मस्त चीज होती है, देखो। स्टेज 2 में ये जो फॉर्मेल्डिहाइड आपने लिया था और जो उसका प्रोडक्ट बनाया था, मतलब जो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, उसका पॉलीमराइजेशन होता है लीनियर फॉर्म में। किस फॉर्म में? लीनियर फॉर्म में। मतलब बेंजीन रिंग ढंग से बनती ही नहीं है यार इसमें। हाँ, ये लीनियर फॉर्म में कैसे होता है, देखो। अरे, ये OH था, ये CH2OH, ये ऑर्थो पोजीशन पे था अपने, है ना? अच्छा, एक ये यहां पर भी था, ऐसा एक ऑप्शन था CH2OH, यहां पर भी था, एक यहां पर भी था। बट फिलहाल मैं किसके ऊपर फोकस कर रहा हूं? मैं लीनियर वाले पे फोकस करूं। इधर बनाऊंगा तो ब्रांच बन जाएगा, मैं पहले लीनियर वाला। अब ये लीनियर वाले का पॉलीमराइजेशन होगा तो आपके पास मल्टीपल ऐसे बेंजीन रिंग जिसमें OH और ये वाला CH2 अपने नेक्स्ट पड़ोसी वाले बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, फिर ये वाला अपने नेक्स्ट पड़ोसी के साथ, और ऐसे ये पूरा स्ट्रक्चर कंटिन्यू होगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है लीनियर पॉलीमर बना, यस और नो? क्या बना? लीनियर पॉलीमर। और इस लीनियर पॉलीमर का नाम है नोवोलैक। क्या नाम है? नोवोलैक। नोवोलैक देख के कुछ याद आता है? अच्छा, एक गाना सुनाओ तो याद आएगा। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नेरोलैक। नेरोलैक आता था ना एड? हाँ, तो वो नोवोलैक जो है वो नथिंग बट पेंट्स में यूज होता है, जिससे नेरोलैक का नाम रखा गया। तो पॉलीमर चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि जितने भी एड्स आपने बचपन में देखे हैं कि अच्छा मैंने करलॉन का एड देखा था वो वुल है ना, या मैंने नेरोलैक का एड देखा है वो नोवोलैक है ना, वो याद हो जाता है, वो याद रह जाता है।
है ना। मैं गाना मतलब ऐसा ये शो ऑफ करने के लिए गाना नहीं सुना है कि मेरे को गाना आता है, मैं अच्छा गाता हूँ, ऐसा नहीं। वो तो मैं अच्छा गाता हूँ तो मुझे पता है, बट याद रह जाएगा। अब आप भूलोगे नहीं कि अच्छा नोवोलैक का यूज क्या था। लीनियर पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड इन पेंट्स, पेंट्स एंड डाइस बनाने में यूज होता है। मैं जब छोटा था, ये एड तो एक्चुअली बहुत पुराना है, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई थिंक सो दिस एड हैड कम आउट एंड इट इज सच अ कैची सॉन्ग। एक ये और एक वो कौन सा था वो, निर्मा डिटर्जेंट की वो वाला। दो ऐसे ऐड है जो जिंदगी में कभी भूलते नहीं। ओके चलो नेक्स्ट देखें। स्टेज थ्री। स्टेज थ्री में कुछ नहीं है, जो लीनियर था अब उसको ब्रांच बनाना, उसको क्रॉस लिंकिंग करानी। यही जो लीनियर फॉर्म में था, अब इसमें पैरा वाला इन्वॉल्व हो जाएगा, बस सिंपल। अब ये देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट एक्चुअली लॉजिकली देखो कितना इजी। तो ये नोवोलैक आपने लिया और इस नोवोलैक को आपने पैरा पोजीशन को भी इन्वॉल्व कर लिया, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, जहां पर ये रही बेंजीन की रिंग। थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देता हूं। अरे यार ये क्या है, OH ग्रुप। ये रही बेंजीन की रिंग और इसको हम मल्टीपल टाइम्स यहां लिख देते हैं, और यहाँ पर भी ऐसे। और अब हर एक का यहां पर CH2 फ्री है, तो इसको ऐसे दिखा दिया। ये CH2 इसके बीच में कॉमन लगा दिया, तो नोवोलैक ही है ना। ये ऐसे, और नीचे इनके बीच में भी CH2 लगा दिया। तो H और OH, जैसे यहाँ का CH2H, जो H2 है ना बेंजीन के ऊपर का, जो OH का H था वो, और वो वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। तो यहां पर भी क्या बना दिया। तो ये जो है आपको ब्रांचिंग दिखती है, जो बेकलाइट बनता है, जो एक्चुअल क्या बनता है। और बेकलाइट की खासियत है कि ये थर्मोसेटिंग मटेरियल है, ये इसका सबसे बड़ा यूज है। तो ये बनता है, ये यूज होता है इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, स्विचेस, पैनल्स, ये सब बनाने। बोर्ड्स, एक्रिलिक बोर्ड्स, पेंटिंग के लिए जो आप वगैरह वो स्टैंड यूज करते हो, वो सब वहां पर यूज होता है। क्लियर। तो देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट एक्चुअली बहुत ही इजी सिंपल सा तरीका। नेक्स्ट है आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। मेलामाइन आपने जरूर ये नाम देखा होगा, नहीं देखा है तो कभी डीमार्ट जाना शॉपिंग करने, और वहां पर एक सेक्शन होता है जहां पे क्रॉकरी मिलती है, कप और ग्लास वगैरह, और उसमें लिखा होता है मेलामाइन कप्स। तो मेलामाइन कप यूज याद रह जाएगा कि अच्छा यूज है क्रॉकरी, चाय कॉफी पीने के जो मग्स होते हैं, कप्स होते हैं, वो बनाने में यूज होती है, मेलामाइन का यूज होता है। अब असली मेलामाइन जो है वो काफी महंगा होता है, ठीक है। वो बेसिकली अनब्रेकेबल क्रॉकरी टाइप जो है ना, वो बनाने में यूज होता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो मेलामाइन है क्या, मेलामाइन है क्या जरा समझते हैं। तो पॉलीमर का नाम है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। क्या नाम है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो अगेन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि दो मोनोमर कौन से होंगे। सर एक मोनोमर होगा मेलामाइन, दूसरा होगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड तो हमको लिखने आता ही है, मेलामाइन हमको लिखने नहीं आता, तो हम सीखेंगे। मेलामाइन है बड़ा इजी। मेलामाइन बेंजीन का सौतेला भाई है, मतलब 6 कार्बन जो होते थे ना बेंजीन के, उसमें 6 कार्बन की जगह आप 3 नाइट्रोजन लगाओ और 3 कार्बन लगाओ, ऑल्टरनेट पोजीशन में नाइट्रोजन लगा दो, और और जहां जहां कार्बन लगे उस पर अमाइन लगा दो, ये बन गया मेलामाइन। कार्बन पे मैंने क्या लगा दिया, NH2, है ना। और ऑल्टरनेट क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। देखो वैलेंसी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, है ना। ये स्ट्रक्चर का नाम है मेल अमाइन। क्या नाम है, मेलामाइन। अब ये मेलामाइन, ये जो मेलामाइन है यहां पर बनाया, इसको मैं यहां पर बना देता हूं। ये रहा मेलामाइन, इसको रिएक्ट कराया आपने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। अगेन फॉर्मेल्डिहाइड वाज व्हाट, CH2O।
सीधा सीधा रिएक्शन करा दिया। तो क्या होगा, तो ये जो CH2O है ये हर एक अमाइन का हाइड्रोजन लेके क्या बना देगा, CH2OH बना देगा। क्या बना देगा, CH2OH। तो जहां जहां आपने NH2 बनाया था वहां क्या बनाना है, अभी वहां पर बनाना है CH2OH, NHCHOH। तो ये हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन 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 हटा दिया। अब क्या लगाना है उसकी जगह पे, बाजू में उसके पड़ोस में लगाना है CHOH, CH2OH, सॉरी CH2, CH2OH। ठीक है, तो ये आप जब प्रिंटेड देखते हो अपनी टेक्स्ट बुक में तो आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अब इजी लग रहा होगा, और इसीलिए पॉलीमर चैप्टर से भागते भी हो कि अरे 2 मार्क का चैप्टर है, इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, कौन ही मेहनत करे। रियलाइज हो रहा है बहुत आसान है। ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर लेटर ऑब्वियसली क्या करेगा, पानी निकाल देगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। ये क्या करेगा, इधर से OH और इधर से H ले लो, OH और H ले लो, क्या निकल गया, वाटर निकल गया। तो हर बार OH और H निकलेगा तो क्या छोड़ के जाएगा, बचा क्या, CH2, NHCH2 छोड़ के जाएगा। बस वही हमारा स्ट्रक्चर है, वही हमारा आंसर है। कौन सा रॉकेट साइंस है। तो सॉरी बेंजीन रिंग नहीं है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। मतलब हाँ टेक्निकली आप सर्कल बना सकते हो क्योंकि वो रेजोनेंस ही है, तो ठीक है ढंग से बना लेंगे। नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसके ऊपर NCH2 लाइन, NCH2 लाइन, NCH2 लाइन। ये बन गया हमारा मेलामाइन का पॉलीमर। और ये यूज होता है 5 स्टार होटलों में, जब खाना खाने जाते हो ना तो जो एकदम हैवी सी प्लेट देते हैं बुफे में, जो गिरने पे टूटती नहीं है, वो बेसिकली वो ओरिजिनल मेलामाइन की होती है। क्रॉकरी, प्लेट्स, कप्स एक्सेट्रा बनाने में इसका यूज है। नेक्स्ट है हमारा ब्यूना एस रबर। क्या है नेक्स्ट हमारा, ब्यूना एस रबर। ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। आपके घर पे कार या बाइक होगी तो जाके जब अगली बार आप कार या बाइक में बैठने के पहले उसके टायर पे जाके देखना, लिखा होता है NBR या SBR, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर या नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं एक्चुअली। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूना एस। क्या नाम है, ब्यूना एस। ये ब्यूना एस का जो ये BU है, ये BU आया ब्यूटाडाइन से। अब बोलोगे सर ब्यूटाडाइन तो सुना हुआ, ब्यूटाडाइन कहां सुना था, नेचुरल रबर में 1,3 ब्यूटाडाइन। तो यहां पर है ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन कैसा दिखेगा, ब्यूटाडाइन CH2 C H CH डबल बॉन्ड CH2। ये हुआ 1,3 ब्यूटाडाइन, प्लस इसके पास साथ में है स्टाइरीन। क्या है, स्टाइरीन। क्या है स्टाइरीन, कुछ नया है नहीं। इथिलीन, जो इथीन था ना हमारा, उसी में बेंजीन रिंग लगा दो तो ये बन गया स्टाइरीन। अगेन स्टाइरीन हमने सुना है, स्टाइरोफॉर्म बनता है स्टाइरीन से। जो स्टारबक्स में कॉफी के कप होते हैं या जो थिएटर में पॉपकॉर्न के बकेट्स मिलते हैं, अब तो खैर पेपर के मिलने लगे, बट पुराने आपने बचपन में देखे होंगे, आप जब बर्थडे पार्टी में जाते थे डिस्पोजेबल ग्लास देते थे जो थर्मोकॉल जैसा होता था, बच्चे उसको चबाते रहते थे जूस पीने की बजाय, है ना, आपने भी किया होगा। तो वो होता है स्टाइरीन, स्टाइरोफॉर्म, थर्मोकॉल टाइप का। ठीक है, तो वो स्टाइरीन से बनता था। तो ये स्टाइरीन याद रखना है, इथीन में बेंजीन रिंग। अच्छा, करना क्या है, ये दोनों का मोनोमर है, इसका अपन क्या करा लेंगे, ये एक सेकंड, इसका अपन रिएक्शन करा के क्या बना देंगे, ब्यूना एस रबर, यानी कि तो यहां पर ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का रिएक्शन देखो। हाँ, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टाइरिन। अब इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसमें, ब्यूटाडाइन आपको 75% यूज करना है, मतलब 3:1 रेशियो, और ये यूज करना है 25%, यानी कि 1 पार्ट। तो 3:1 रेशियो में इसको यूज करना है, और यहां पर बनेगा, बाय बॉन्ड को तोड़ दो, जो बचा वो लिख दो, CH2, ये खुल गया, CH डबल बॉन्ड CH, जब दो बॉन्ड टूटते बीच में डबल बॉन्ड आता है, यस और नो? अब ध्यान देना एक बात पे, ध्यान देना एक बात पे, कि यहां पर मैं CH2 लिख रहा हूं, मैंने स्टाइरिन की, तो ब्यूटाडाइन कितनी बार लिया था? 3 बार, तो ये एक हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, समझ रहे हो, फिर ये तीसरा हो गया। अब बीच में 1, 2 और 3, 3 बार स्टाइरिन ब्यूटाडाइन लिखने के टाइम पे सेकंड के बाद बीच में डाल दो क्या? स्टाइरिन, तो उसका भी पाई बॉन्ड तोड़ दिया, ये ऐसा हो गया, और फिर ब्यूटाडाइन डाल दो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, आपको एक लाइन में लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो ये ध्यान देना, जरा इस बात पे ध्यान देना कि ये रहा आपका, ये एक ब्यूटाडाइन, ये दूसरा ब्यूटाडाइन, ये तीसरा ब्यूटाडाइन, और ये रहा स्टाइरिन। आई होप ये समझ में आया, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल है। करना क्या था, ब्यूटाडाइन के दोनों पाई बॉन्ड तोड़ के बीच में डबल बॉन्ड लगाना था, खत्म। अच्छा, उसके बाद आपकी स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में दिया है एक विस्कोस रेयन, जिसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, टोटल बकवास है, कभी क्वेश्चन आया नहीं है, ना ही आने के चांस है, आया तो भी ऑप्शन में छोड़ देना, बकवास क्वेश्चन, टाइम वेस्ट मत करना, क्यों? क्योंकि एंट्रेंस में जिंदगी में कभी नहीं पूछे, ठीक है। विस्कोस रेयन को आप इग्नोर कर सकते हो। सिर्फ इतना, अगर एक शब्द याद रखना चाहो तो याद रख लेना कि उसमें सेल्यूलोज से बनता है, विस्कोस रेयन सेल्यूलोज से बनता है, आर्टिफिशियल सिल्क का काम करता है। लास्ट है आपके दो, एक है नियोप्रीन और एक PHBB, खत्म, ठीक है। एक है नियोप्रीन, नियोप्रीन अगेन नाम से क्या पता चल रहा है, नियोप्रीन, प्रीन बोले तो रबर, आइसोप्रीन था ना। अब यहां पे इसका मोनोमर बड़ा विचित्र है, नियोप्रीन के मोनोमर का नाम है क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन के मोनोमर का नाम है क्लोरोप्रीन। आइसोप्रीन क्या था, तो आप बोलोगे सर आइसोप्रीन था 1,3 ब्यूटाडाइन में सेकंड नंबर पे मिथाइल लगाया था ना जब, तो उसका नाम आइसोप्रीन था। बस मिथाइल की जगह क्लोरीन लगा दो तो बच गया क्लोरोप्रीन, एकदम सिंपल। तो जो ओरिजिनल रबर था उसमें मिथाइल की जगह क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो बन गया क्लोरोप्रीन। अब ये क्लोरोप्रीन उठाओ और उसका पॉलीमराइजेशन करा लो, तो CH2 C Cl डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसके कितने N मोल्स, इसके कितने N मोल बना दिए, पॉलीमराइजेशन करा दिया, कोई कैटलिस्ट नहीं, कुछ नहीं, फालतू कुछ भी नहीं, CH2 सिंगल बॉन्ड C Cl, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा सेंटर में, और ये CH2 इधर आ जाएगा, सिंपल। ये पूरे को क्या कर दो, N टाइम्स कर दो, लॉजिकल, सिंपल। नियोप्रीन भी जो रबर का यूज है वही नियोप्रीन का यूज है, यहां पर रबर यूज नहीं हो सकता वहां पर नियोप्रीन यूज किया जाता है। तो ऐसा क्या खास है भाई नियोप्रीन रबर में, ये भी आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा अच्छी प्रॉपर्टी होती होगी ना, तभी तो उसको यूज करेंगे, है ना। तो ये यूज किया जाता है गास्केट बनाने में, खास यूज है इसका, कहां पे, गास्केट। अब ये बोल दो गास्केट क्या होता है भाई, तो आपके प्रेशर कुकर या जो मशीन्स वगैरह में जहां पे ऑयल यूज होता है ना, उसमें ना एक रबर की रिंग लगा के ऐसा टाइट किया जाता है ताकि ऑयल का लीकेज ना हो, तो वो ही होता है गास्केट, ठीक है। तो जहां पर भी वो, या फिर बेल्ट्स फॉर इन, वो अपने कन्वेयर बेल्ट्स का जो वो इन मतलब जो बेसिकली आप बोल सकते हो ऑटोमोबाइल्स वगैरह में छोटे मोटे बेल्ट्स वेल्ट्स जो बनते हैं ना, वो ये वो वाले बेल्ट नहीं है, पहनने वाले बेल्ट नहीं है, ठीक है, ये कन्वेयर बेल्ट वाले बेल्ट या ऑटोमोबाइल्स वाले बेल्ट है ना, तो मशीन बेल्ट्स ऐसे बोल सकते हो, मशीन्स के बेल्ट्स, ठीक है। लास्ट है हमारा PHBV। PHBV इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों?
क्योंकि इट इज वन ऑफ द रेयर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, PHBV। नाम से पता चल रहा है कि ये शॉर्ट फॉर्म होगा। किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है ये पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और वैलेरिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड और वैलेरिक एसिड का ये पॉलीमर है, नाम से पता चल रहा है। और वैलेरिक एसिड और ब्यूट्रिक एसिड मैंने आपको दोनों बताए हुए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में। ब्यूट्रिक में 4 कार्बन और वैलेरिक में 5 कार्बन है ना। थोड़ा जूम करके यहां लिख देता हूं। तो 4 कार्बन का एक एसिड है आपका ब्यूटानोइक एसिड। अब यहां पर बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगाना है। क्या लगाना है? बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी। तो ध्यान से देख लो जरा मैं कैसे लिखा हूं। CH2COOH, ये तो 3 कार्बन लिखे मैंने, चौथा यहां लिख दिया और इस पे लगा दिया OH। ये क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक, 4 कार्बन ना, ब्यूटानोइक एसिड। और दूसरा आएगा ऑफ कोर्स हमारा बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। वो कैसा दिखेगा? सेम टू सेम, सिर्फ 4 की जगह 5 कार्बन हो जाएंगे, बाकी पूरा सेम। तो यहां पर CH3 की जगह मैं CH2CH3 लिख दूं, बाकी यहां पर हो गया OH। तो इसका नाम क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी। अब आपके टेक्स्ट बुक वालों की आप बदमाशी देखो, बदमाशी देखो उनकी। वो क्या कर रहे हैं मालूम है? इसको कॉमन नेम से नहीं लिखा, इसको IUPAC नेम से लिखा ब्यूटानोइक, और इसको कॉमन नेम से लिखा आपको कंफ्यूज करने के लिए वैलेरिक। ब्यूट्रिक और वैलेरिक भी तो लिख सकते थे, पर स्टैंडर्ड नोटेशन में इसमें एक्चुअली ऐसा है गड़बड़ कि इसको IUPAC में लिखा जाता है, इसको कॉमन में लिखा जाता है। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया तो आप रिएक्शन तो आप बहुत आसानी से बना लोगे। कैसे? ये मैंने O3, ये मैंने बीटा हाइड्रोक्सी ये ले लिया ब्यूटानोइक वाला, और ये मैंने ले लिया बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक वाला। और बस रिएक्शन किस में होगा? इसका OH ग्रुप और इसका COH ग्रुप रिएक्ट करेगा साथ में। तो इसके मैंने N मोल्स ले लिए और इसके भी मैंने N मोल्स ले लिए। तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? तो प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, इसका जो ऑक्सीजन था वो ऐसा, ठीक है, CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OO, एस्टर बना। क्यों? क्योंकि ये COH और इस OH ने रिएक्ट किया। सिंपल ना। तो वही एस्टरिफिकेशन वाला ही लॉजिक हो गया ना, ये पॉलीएस्टर टाइप का ही हो गया। ठीक है, फिर इसने CH नीचे CH2 CH3 और ये बनेगा CH2 COOH। तो यहां पर ये बॉन्ड फ्री हो गया और यहां पर ये बॉन्ड फ्री हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ क्या कराना है, OH और COH का रिएक्शन, हमारा फेवरेट जो फिशर एस्टरिफिकेशन है वही करा देना। इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल है। बस क्या है? बायोडिग्रेडेबल। तो ये जो जहां पर आप प्लास्टिक यूज नहीं कर पा रहे हो, जहां पर आप पॉलिएस्टर यूज नहीं कर पा रहे हो, वहां पर आप ये यूज करोगे। तो जैसे मैंने कहा था कि गार्बेज बैग्स, कंपोस्टेबल बैग्स वगैरह ये सब बनाने में आप इसको यूज कर सकते हो। इसी का एक भाई है नाइलॉन 26, वो मैं चाहता हूं कि आप स्टेट टेक्स्ट बुक से एक बार जरूर उसका स्ट्रक्चर देख लेना, बहुत सिंपल है। उधर भी इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड ही यूज होता है जो नाइलॉन 6 में यूज हुआ था, और उसके साथ में ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन क्या है? ग्लाइसिन आप बोलोगे सर ग्लाइसिन तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, दी ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड। इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड लो और ग्लाइसिन लो और दोनों को मिला दो तो बनेगा नाइलॉन 2,6। तो एकदम सिंपल भाषा में अपना पॉलीमर, सिर्फ ये टेबल कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरा चैप्टर हो गया मान लो। ठीक है, तो एक मैंने बोला नाइलॉन 26, वो एक चीज आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, आपको वो खुद से करनी है, सिर्फ एक चीज। और दूसरा, सीईटी के पेपर में, MST CET का जो पेपर आता है, ठीक है, नीट नहीं, सीईटी, नीट में भी इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, बट सीईटी में ज्यादा ये जो टेबल है उसमें से आएंगे। बोर्ड्स के लिए टेबल को बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टेबल जो आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर, आई थिंक सो, लेट मी चेक, कहां दिया, पेज नंबर 336 ऑफ योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक ये दिया हुआ है। उसमें से सिर्फ कुछ नाम आप सिर्फ देख के जाना, जैसे कि वो बता दूं, जैसे ब्यूना N, जैसे ब्यूना S का भाई है ब्यूना N, ये भी
शूज के सोल्स बनाने में यूज होता है। नाइट्राइल, नाम से नाइट्राइल पता चला। पीवीसी, फिनोलेक्स पाइप की एड आती है सलमान खान की। पीवीसी पाइप मालूम है अपने को, वाटर पाइप्स है ना, इंडस्ट्रियल पाइप्स। फिर आता है ग्लिप्टाल, ग्लिप्टाल पेंट्स में यूज होता है, ये आ चुका है एग्जाम में। और लास्ट सबसे इंटरेस्टिंग वाला थर्मोकॉल, ऑफ कोर्स थर्मोकॉल इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टाइरिन। मैंने स्टाइरोफॉर्म थोड़ी देर पहले नाम यूज किया था ना, जो कप्स और उससे पहले ये बनते थे ग्लासेस, जो ऑफ कोर्स फिर बाद में उसको बंद कर दिया गया बिकॉज वो ये है। आज भी पैकेजिंग में बहुत यूज होता है थर्मोकॉल, सबको मालूम है, ठीक है। सो दैट फिनिशेस एवरीथिंग अबाउट पॉलीमर्स। तो ये कंप्लीट हो गया अपना कौन सा, पॉलीमर्स का पूरा फंडा। आई होप, आई एम वेरी श्योर दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल फॉर रिवाइजिंग। ये पूरा कर लो तो ऑर्गेनिक खत्म। ग्रीन केमिस्ट्री में से सिर्फ डेफिनेशंस करना और कुछ भी नहीं। सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट चैप्टर, या उसको ऑप्शन में भी छोड़ दोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। 2 मार्क का एक डेफिनेशन वगैरह आएगा, उसमें एक टेबल दिया हुआ है, वो फूरियर ट्रांसफॉर्म माइक्रोस्कोप और 2-3 माइक्रोस्कोप्स के नाम वगैरह दिए हुए, वो सिर्फ याद कर लेना कौन से माइक्रोस्कोप का क्या फंक्शन है, दैट्स इट। या नैनो टेक्नोलॉजी और ग्रीन केमिस्ट्री का डेफिनेशन। ओके चलो, सो आई विल सी यू ऑल नाउ फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स। बाय।